हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए साइंस का वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके 4 अप्रैल को संचालित होने वाले साइंस के पेपर में आपको छपा हुआ मिलेगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसी के अंदर से आएंगे, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, एक भी पार्ट को मिस नहीं करना है। हो सकता है कि हम आपको जो अंत में क्वेश्चन बताएं वही क्वेश्चन आपके पेपर में मौजूद रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रश्न को समझाते हुए बता देते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है, जब एक कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न होता है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। मान लीजिए कि कोई धन आवेश प्लस क्यू है, वह अनंत पर है यहाँ पर, और उससे हम किसी बिंदु तक लाने में हमारा एनर्जी खत्म होता है, 1 जूल जो है कार्य खत्म होता है, और उस बिंदु पर ही लाने पर जिस बिंदु पर पहुंचते हैं उस बिंदु पर ही एक विभव कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है क्यों? जो परमाणु है वह विद्युतः उदासीन होता है क्यों? तो इसका आंसर आपको लिखना है, हम जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं जो समान परिमाण के होते हैं परंतु दोनों विपरीत आवेश वाले होते हैं, जिस कारण से परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। आपको भी पता है कि जो एटम होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और दोनों का जो परिमाण है वह बराबर होता है, लेकिन उसका जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, और प्रोटॉन का जो आवेश है वह +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। दोनों का पावर समान है लेकिन दोनों विपरीत आवेश है, ये प्लस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माइनस में होता है, जिस कारण से ये दोनों एटम में रहने के कारण ये दोनों प्लस माइनस जो है वह उदासीन हो जाता है, जिस कारण से परमाणु को विद्युतः उदासीन कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और धूलकण पर पड़ती है तो वह धूलकण उस प्रकाश को अवशोषित करके चारों दिशाओं में फैला देता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित, मान लीजिए ये वायुमंडल है, यहाँ पर धूलकण बहुत सारा वायुमंडल में होते हैं। अगर आपको यह देखना है कि धूलकण तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो अगर आप जो है किसी अगर घर में रहते हैं, अगर उसमें एक छेद कर देते हैं और उससे रोशनी आएगा तो उसमें आपको धूलकण चलते हुए दिखाई देगा। तो उसी धूलकण जो है वायुमंडल में क्या करता है, जब सूर्य से प्रकाश आता है तो ये धूलकण उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और उस प्रकाश को अवशोषित करके उसे इस प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देता है। इसी फैलाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो इसका आंसर लिखना है आपको, जब किसी चालक तार को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कोई चालक तार है उसे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है तो एक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है, और यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अर्थात आप किसी भी चालक तार को अगर विद्युत चुंबकीय परिवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत लाइएगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगेगा, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यह भी पूछा गया है कई बार। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, 2 भागों में बांटकर। देखिए, इसमें नहीं हो पाया, लेकिन आपको कॉपी में जो है 2 भागों में, एक भाग में आपको अवतल दर्पण लिखना है, दूसरे भाग में उत्तल दर्पण। तो हम आपको अलग अलग करके यहाँ पर बता दिए हैं, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको अवतल दर्पण में लिखना है कि और इसमें क्या क्या अंतर है। तो पहला इसमें लिखना है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। यहाँ पर धसा होता है आपको लिखना है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। और उत्तल दर्पण में लिखना है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। और तीसरे पॉइंट में लिखना है, आपको 5 लिखना है या 4 भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बनेगा कि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसे कौन सा दर्पण भी कहा जाता है, तो अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसका विपरीत आपको लिखना है। फिर 4 नंबर में लिखना है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा होता है और जो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब है वह हमेशा सीधा होता है। यह उल्टा है तो यह सीधा होता है। फिर 5वां पॉइंट में आपको लिखना है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा भी होएगा, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। ये आपको लिखना है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? तो नेत्र की वैसी क्षमता जो अपनी फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, वह नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता एक प्रकार का वैसा क्षमता ही होता है मनुष्य के नेत्र के अंतर्गत जो अपने फोकस दूरी को बदल लेता है। फोकस दूरी को बदलने का अर्थ यह है कि अगर दूर का वस्तु है तो वह अपने आंख को फैला देगा और अगर निकट रहेगा तो उसका आंख नॉर्मल रहेगा। तो वह अपने फोकस दूरी को बदलकर दूर में हो या वस्तु या निकट में हो वस्तु, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बना लेता है। उसी क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए यहाँ पर रेटिना रेटिना ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर जो है नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? यह भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होती है तो वह कई रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए, जब श्वेत प्रकाश, मान लीजिए सूर्य प्रकाश को हम एक प्रिज्म पर आपतित कराए, सूर्य प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित कराने से, ये सूर्य प्रकाश है, इसे आपतित कराने से यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। शॉर्ट में समझ गए। फिर इससे एक छोटा सा क्वेश्चन और निकल कर आता है कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? तो वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्राप्त रंगीन पट्टी को हुई वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं। देखिए, प्रकाश का अगर वर्ण विक्षेपण होता है, यहाँ पर हम आपको समझाए, इस पर श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, इससे 7 रंगों का एक पट्टी प्राप्त होता है। यहाँ पर एक पट्टी लगा दीजिए और इस पट्टी पर जो 7 रंगों का समूह प्राप्त होता है, इसी पट्टी को जो है ना वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर का प्रश्न है, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक को लिखे। तो इसका आंसर है, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, प्रतिरोध किसी भी चालक पदार्थ के ही गुण होता है। अगर आप उसके अंदर से विद्युत धारा को अगर प्रवाहित कीजिएगा तो वह विरोध करेगा, कहेगा कि हमारे अंदर से विद्युत धारा को मत प्रवाहित करो, और इसी गुण को जो है ना प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। रेजिस्टेंस इसका जो इंग्लिश होता है, जिस कारण से प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है कि किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने अंदर से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता हो, वह प्रतिरोध कहलाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, स्नेल के नियम को लिखे, या स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, किन्हीं 2 माध्यमों में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है। इसी नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर। साइन का ही हिंदी ज्या होता है। तो किन्हीं 2 माध्यम अगर दे दिया रहेगा और उसमें अगर आपतन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होगा स्थिरांक, अर्थात साइन आई बटा साइन आर
आर बराबर अगर के होगा, के क्या है तो स्थिरांक है, तो इसी नियम को स्नेल का नियम कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम हैं, लिखे। इस प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से बनाना है, ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा, तो कुछ इस तरह से आपको बनाना है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ता है तो वह उसी दिशा में लौट जाता है। इसी लौटने या मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई परावर्तक सतह है, इस पर कोई किरण आपतित होता है, ये किरण आपतित किरण है और यह उसी दिशा में जो है इधर परावर्तित हो जाता है। तो जब कोई किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होता है और वो इसी दिशा में परावर्तित हो जाता है तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये वाला आपतन कोण और ये वाला परावर्तन कोण हो जाएगा, ये आपतन कोण आई, ये परावर्तन कोण आर हो जाएगा। इस तरह से इसका डायग्राम आपको बना देना है। उसके बाद कह रहा है इसके कितने नियम हैं, लिखे। तो इसके निम्नलिखित दो नियम हैं। कौन कौन? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर होता है, पहला नियम में कहा गया। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर जो हम आपको बताएं कि आपतित किरण, देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही समतल में है, एक ही तल में है। तो इसका दूसरा नियम यही हमें बताता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? तो किसी बिंब या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक दर्पण है और इसमें जो है परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, जो बिंदु पर जो एक आकृति बनेगा उसी को प्रतिबिंब कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ जो प्रश्न बताने वाले हैं ये सभी आपके लॉन्ग में भी पूछे जाएंगे। प्रश्न है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो इसका आंसर है इसका, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसीलिए भरी जाती है क्योंकि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, जो ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में उससे अभिक्रिया करके चूर चूर टूट जाता है। इस घटना से बचने के लिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। इस निष्क्रिय गैस के रूप में मुख्य रूप से आर्गन या नाइट्रोजन को भरा जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें जो कहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, तो पहले हम इस तरह से समझते हैं कि आपको एक बल्ब दे दिया गया, उस बल्ब में जो है ना, उस बल्ब में शीशा नहीं लगा हुआ, सिर्फ आपको इसमें फिलामेंट लगा हुआ बल्ब दे दिया गया और कहा इसको आप जलाइए। आप जब इसे जलाइएगा ना तो वायुमंडल में हमेशा जो है वायु यहाँ पर रहता है, तो वायु में ऑक्सीजन रहेगा, तो टंगस्टन का प्रवृत्ति होता है, गुण होता है कि वह ऑक्सीजन के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेगा और चूर चूर टूट जाएगा, तो नुकसान ही हो जाएगा, बल्ब जलेगा भी नहीं। तो इसीलिए इसे एक शीशा के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। आर्गन या नाइट्रोजन ये निष्क्रिय गैस होते हैं, इसे भर देने से वह अभिक्रिया नहीं करता है और बल्ब आसानी से जल जाता है। इसीलिए जो है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। 14 नंबर का प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने से और सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाने से वह दूर स्थित एवं निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। वह जरा दूरदर्शिता कहलाता है। अर्थात अगर आप वृद्धावस्था में चले जाते हैं तो आपकी जो नेत्र लेंस है उसकी समंजन क्षमता जो है ना घटने लगता है। समंजन क्षमता क्यों घटता है? क्योंकि सिलियरी पेशियों की जो समंजन क्षमता होती है वह घटने लगती है, जिस कारण से आपके अंदर जो है आपको ना तो निकट का वस्तु दिखाई देगा और ना ही दूर का वस्तु दिखाई देगा, तो उसे ही जरा दूरदर्शिता कहा जाता है या वृद्धावस्था में होता है। तो इसके उपचार के लिए, इस दोष को उपचार करने के लिए बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम का प्रश्न है, इसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है और सीखना भी है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच व्यक्ति के चेहरे को रखा जाता है तो वह वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे व्यक्ति के छोटे छोटे बाल उसके सामने बड़ा दिखाई देता है, जिससे हजाम को हजामत करने में सुविधा होती है। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसीलिए किया जाएगा क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है ना, अगर आप अवतल दर्पण के ध्रुव, यहाँ पर जो ध्रुव होता है और ध्रुव और फोकस के बीच अगर किसी व्यक्ति को रख दीजिएगा तो दर्पण के पीछे जो है ना बहुत बड़ा आपको प्रतिबिंब नजर आएगा, जिस कारण से जो है ना नाई को जो है ना छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देता है और वह हजम करने में उसकी सुविधा होती है, जिस कारण से अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। अगली वीडियो में आपको अगले विषय का सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है, तो आप उसे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।